हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम अपनी क्लास 6 की सोशल साइंस कर रहे हैं। इसका थीम डी हमारा चल रहा है। इससे पहले आपका थीम ए, बी और सी, उसमें हम अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका पॉलिटी वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसका एक चैप्टर हो चुका है जिसका नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी, चैप्टर नंबर 9। ये उसका नेक्स्ट चैप्टर है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1, 2 एंड 3। इसमें आप गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे और डेमोक्रेसी क्या होती है और विलेज रूरल लेवल पे क्या है, अर्बन लेवल पे क्या है, ये आपके कमिंग पार्ट्स में आप पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर आपका 10 है। टोटल इसमें 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हम सीटेट को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सीटेट जो है, मैं पेपर 2 की आपकी प्रिपरेशन कराती हूँ। पेपर 2 आपका हो गया सोशल साइंस। सोशल साइंस की मैं प्रिपरेशन आपको कराती हूँ। अगर आप दिसंबर को या जब नेक्स्ट टीचर आपका होने वाला है उसको अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये कोटेशन है जो कि आपकी महाभारत से ली गई है। रजानम धर्मा गोप्तारम धर्मो रक्षति रक्षतः, द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्मा एंड धर्मा प्रोटेक्ट्स दू हु प्रोटेक्टर्स। मतलब धर्म उसको प्रोटेक्ट करता है जो धर्म को बचाता है, धर्म को प्रोटेक्ट करता है। एक नेक्स्ट कोटेशन और है जो आपकी रेगोबर्टा मेंचुटम ने दी है। देयर इज़ नो पीस विदाउट जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल्स, ठीक है। अब इस चैप्टर्स में आपको क्या क्या आंसर्स मिलेंगे या क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है, वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ आप इस चैप्टर में समझेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज़। जो ह्यूमन बींग है वो क्या है, कम्युनिटीज़ में रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से वो एक कम्युनिटी में रह रहा है। इसका जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको फैमिली और कम्युनिटी के बारे में समझाया है, ठीक है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर, जब एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं, देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट्स एंड डिसऑर्डर्स। वहाँ डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, वहाँ डिसऑर्डर भी होते हैं, क्लैशेस भी होते हैं। एंड रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए और उसमें एक हार्मनी बनाए रखने, हार्मनी मतलब एक शांति बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रूल्स। देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। जैसे कि घर पर भी आपके कुछ छोटे छोटे से रूल्स होते हैं, जैसे कि स्कूल्स जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ के भी कुछ रूल होते हैं। कुछ रूल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं तो कुछ रूल टीचर्स के लिए होते हैं। हायर क्लासेस में अगर आप अपियर करते हो, किसी भी एग्जामिनेशन अगर आप देने के लिए बैठते हो या इनफैक्ट आप सीटेट का भी एग्ज़ाम देने के लिए अगर बैठ रहे हो तो वहाँ के भी कुछ रूल्स हैं कि आपको वो चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। ड्राइवर्स हो गए, रोड पे अगर ड्राइव कर रहे हैं तो उसको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पीपल अगर जॉब कर रहे हैं अलग अलग तरीके की तो वहाँ पे भी उनके लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि भाई अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो हैं तो आपको ये रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर में वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है। सो वॉट वुड हैपन इफ़ नो वन फॉलो दोज रूल्स। क्या होता है अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता। अ सिंपल आंसर इज़ दैट, एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो सोसाइटी है वो नॉट बी एबल टू फंक्शन। आपकी जो सोसाइटी है वो ठीक से काम ही नहीं कर पाएगी अगर कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इमेजेस दी हुई हैं, उन इमेजेस में आप साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये 2 इमेजेस हैं। एक इमेज तो ये है, यहाँ पर रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, रेड लाइट है और सिग्नल है अपना, सब अच्छी तरीके से आ जा रहे हैं। एक है यहाँ पर सेम इमेज है, यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता कौन किधर से जा रहा है, बस आ रही है, लोग भी इधर उधर ऐसे ही मूव कर रहे हैं। तो ये आपकी 2 मेन इमेजेस हैं जिन्हें आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रूल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हु मेक्स द रूल एंड वाई, कौन आपके रूल्स को बनाता है और क्यों बनाता है, हाउ आर दे मेड। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल एंड इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नेंस। मतलब जो भी एक प्रोसेस होता है डिसीजन लेने का, ऑर्गेनाइज करने का सोसाइटी को, लाइफ को,
बहुत तरीके के रूल्स बनाने का और ये इंश्योर करने का कि वो फॉलो किए जाएंगे, उसको क्या कहा जाता है, उसको गवर्नेंस कहा जाता है। और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल, और जो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोगों का जो एक ग्रुप है, जो सिस्टम है, जो ये रूल बनाता है और ये इंश्योर करता है कि वो फॉलो करने हैं, वो उसको क्या कहा जाता है, उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉ, और कुछ बहुत ऐसे रूल्स भी होते हैं जिनको आप लॉ कहते हो, ठीक है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर, दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉ आर सेट वंस एंड फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई भी रूल बन गया या एक बार कोई भी लॉ बन गया तो बस वो हमेशा के लिए ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जस्ट एज यू माइट डिस्कस अ पर्टिकुलर रूल एट होम with your parent or as a student body might ask the school or university management to change our rule। ऐसा भी हो जाता है कि आप डिस्कस करते हैं घर पे, अगर जैसे कि आपकी मम्मा ने कोई रूल बनाया है कि अगर आप डिनर कर रहे हैं, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, ये रूल है घर का, सपोज करिए। तो कभी ऐसा होता है कि किसी का अर्जेंट कॉल आ गया तो आपको अटेंड करना पड़ेगा, तो वो इस तरीके की उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, उसको चेंज भी कराया जा सकता है। ऐसे ही स्कूल में है, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो ये हो सकता है। सिटीजन्स ऑल्सो हैव अ से इन द लॉ एंड रूल गवर्निंग द सोसाइटी, वी विल सी हाउ दिस टेक प्लेस। मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो कोई भी लॉ हो गया या गवर्निंग हो गया जो सोसाइटी में हो रहा है, उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं। ये 2 इमेजेस हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। और कुछ इमेजेस ये यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, या ये डिफेंस का है, किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स क्या क्या हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटीज फंक्शन। मतलब पूरी दुनिया में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसने आज के जो सोसाइटी फंक्शन कर रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग आया है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इन इंडिया टिल अबाउट 30 ईयर्स एगो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं 30 साल पहले, तो पीपल हु वांटेड टू ट्रांसफ़र मनी, अगर किसी को मनी को ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे रिलेटिव को जो कि काफ़ी दूर रह रहा है, तो उसे एक बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में, फिर मनी ऑर्डर भरना पड़ता था, फिर एक फॉर्म भरना पड़ता था, उसके बाद वो उस पेमेंट को या उस बिज़नेस के द्वारा उस लाइन में लग के बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बनाता था। तो इस तरीके से ये पूरा एक प्रोसेस होता था मनी ट्रांसफ़र करने का, विच वुड देन हैव टू बी सेंड बाय पोस्ट, जो कि पोस्ट के द्वारा मनी ऑर्डर जाते थे। यू हैव प्रोबेबली नेवर हर्ड दीज टर्म्स मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट। अब आज की डेट में तो आप ये सुनेंगे ही नहीं, मनी ऑर्डर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस में भी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, सारा आपको घर बैठे आपका काम हो जाता है। बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में आप भीम ऐप से क्या करते हैं, पूरा का मनी 2 मिनट में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। चाहे आपको 20,000 करने हैं, चाहे 10,000 करने हैं, जितने मनी चाहें आप तुरंत कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर सब्जी भी लेते हैं तो वहाँ पर भी एक आपका पेटीएम लगा होता है, वो QR कोड आप स्कैन करिए और फटाफट से वहाँ से आप पैसे दे सकते हैं। However, this has also created a new class of criminals। ये क्या है, इसकी वजह से, मतलब वही है ना, हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे भी होते हैं तो अपने नुकसान भी होते हैं। जैसे पहले के टाइम पे अगर आप क्यू में लग रहे हैं तो क्या चांस थे कि कोई आएगा आपका हाथ से बैग छीना और भाग जाएगा। आज की डेट में क्या होता है कि जो आपके क्रिमिनल्स हैं वो भी ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कोई फ्रॉड करेंगे, और जैसे कि आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करें वहीं से वहीं कुछ ना कुछ फ्रॉड भी हो जाता है। फाइंड डिजिटल वेज ऑफ स्टीलिंग पीपल्स मनी, वो भी डिजिटल तरीके ढूंढ लेते हैं लोगों का पैसा चुराने के लिए। दिस हैड लेड मैनी गवर्नमेंट्स टू पास न्यू लॉ इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़। तो इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एक तरीके से फाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए, जो जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या है वो है आपका साइबर क्राइम। सम ऑफ दोज क्रिमिनल्स हु बिलीव इन रॉबिंग इनोसेंट पीपल टू देयर हार्ड अर्निंग मनी, मतलब वो क्या करते हैं कि जो ये क्रिमिनल्स हो गए, ये बहुत ही मासूम लोगों से जो ये पैसा उनका ले लेते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर स्किल टू कंट्रीब्यूट, मतलब ये क्या करते हैं, अपने स्किल्स को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट तो नहीं करते हैं, लेकिन इनोसेंट पीपल से उनके पैसे को चुराने में अपने स्किल को यूज़ करते हैं। हैव बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल्ड फॉर सम ईयर्स, और उनको कभी कभी कुछ समय के लिए जेल भी भेज दिया जाता है। Through this example we can see how the 3 branches or organs of a government work together। अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज है वो किस तरीके से काम करती हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका लेजिस्लेशन। ये क्या होता है, ये एक ऑर्गन होता है दैट मेक्स न्यू लॉ।
ये क्या करता है, ये नए कानून जो बनाता है वो आपका ये लेजिस्लेचर होती है। समटाइम्स इट ऑल्सो अपडेट्स, कभी इसको अपडेट किया जाता है। रिमूव एग्जिस्टिंग लॉज, मतलब कुछ जो पुराने होते हैं, जो लॉज जो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको रिमूव भी किया जाता है। दिस इज डन बाय असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। और ये किसके द्वारा किया जाता है, कुछ लोग जो होते हैं असेंबली में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके द्वारा। इसके बारे में आप मतलब किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है, इंडियन सिस्टम जो काम करता है, उसके बारे में आप आगे जो कमिंग चैप्टर्स है उनमें भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, दिस इज अ ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है दैट इम्प्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट्स द लॉ। जो लॉ बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। दिस इंक्लूड द हेड ऑफ स्टेट, इसमें कौन कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट भी इंक्लूड होता है, हु मे बी अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है। द मिनिस्टर एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जो मिनिस्टर हो गए, जो किसी भी एजेंसी के हो गए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। जैसे कि फॉर इन आर एग्जाम्पल अबव दैट एजेंसी साइबर पॉलिसी, साइबर पुलिस, तो जो हम साइबर पुलिस की बात कर रहे थे अभी उसकी भी। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आपका आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, इस द सिस्टम होता है, कोर्ट्स का एक सिस्टम होता है विच डिसाइड वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ। जब भी कोई किसी भी कानून को तोड़ता है तो उसके लिए जो एक्शन लेना चाहिए वो किसका काम होता है, वो होता है आपका जुडिशरी का। इंक्लूडिंग पनिशमेंट भी उसको दी जाती है अगर वो ज़रूरी होती है। समटाइम इट ऑल्सो एग्जामिन वेदर आर डिसीजन टेकन बाई अ एग्जीक्यूटिव इज़ राइट। ये एग्जामिन करने के लिए कि जो एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं, और वेदर आर लॉ पास बाई लेजिस्लेचर इज़ वेल कन्विंस्ड एंड फेयर टू ऑल। और जो लॉ पास किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, सबके लिए वो सही है या नहीं है, ये भी किस में आता है, ये भी आपका जुडिशरी में आता है। ठीक है, अभी अगर हम आगे देखते हैं, ये आपको तीनों समझ में आ गए। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स में आता है आपका 3 आ जाते हैं। सबसे पहला होता है इसमें आपका लेजिस्लेचर, दूसरा आपका आ जाता है इसमें एग्जीक्यूटिव, और तीसरा इसमें आपका आ जाता है जुडिशरी। ठीक है, तो ये आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इस इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका लेजिस्लेचर, ये हो गया आपका जुडिशरी, और ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये गवर्नेंस के अंडर में आते हैं। इफ़ इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज 3 ऑर्गन्स मस्ट बी केप्ट सेपरेट। ये क्या है, ये तीनों सेपरेट है, ऑल्दो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन तो रखते हैं। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। और आपस में ये तीनों साथ में काम भी करते हैं लेकिन अलग अलग भी हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। It is intended to provide a system of check and balance. This means that each organ of the government can check what the other is doing and restore balance if one organ act beyond its expected role. क्या है, तीनों में क्या होता है, तीनों में चेक भी होता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कि गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट द अदर इज डूइंग, दूसरा क्या कर रहा है, वो बैलेंस बना के रख रहा है या नहीं रख रहा है, ये सारी चीज़ें भी चेक करी जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 लेवल्स क्या क्या है। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स एट लीस्ट। कोई भी गवर्नमेंट हो गई वो 2 लेवल एटलीस्ट करती थी, लोकल एंड नेशनल। कि अलग अलग कंट्रीज़ में क्या होता है, जैसे कि इंडिया की भी अगर हम बात करते हैं, इट फंक्शन एट 3 लेवल्स और ट्रायल। ये क्या है, 3 लेवल्स में डिवाइड है। वो क्या क्या है, आपका लोकल हो गया, स्टेट हो गया, और रीजनल या नेशनल लेवल हो गया। ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर्स। जो अलग अलग लेवल्स हैं वो अलग अलग मैटर्स को डील करते हैं। टू यूज़ अ कंपेरिजन, इफ़ अ बल्ब इन योर होम इज़ नॉट लाइटिंग अप। अगर हम कंपेरिजन करते हैं कि अगर बल्ब है आपके घर में और वो काम नहीं कर रहा है, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब। सबसे पहले आप बल्ब को चेक करेंगे, स्विच को चेक करेंगे, फ्यूज़ को चेक करेंगे। इफ़ दैट डज नॉट वर्क यू मे कॉल एन इलेक्ट्रीशियन। अगर आप वो काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे। एंड इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद इन योर होम, अगर आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपके घर की नहीं है, तो यू मे नीड टू गो द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगर फिर आप क्या करेंगे, वो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाएंगे, एक फाइल कंप्लेन फाइल करेंगे। दीज आर ऑल्सो 3 लेवल्स ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम। ये क्या है, ये लेवल्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को
डील करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इससे आप देख सकते हैं ये हो गया आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो है एट द टाउन और अ विलेज लेवल पर काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट होगी वो आपका स्टेट लेवल पर काम करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो आपका नेशनल लेवल पर काम करती है, ठीक है। ये तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट्स, हमारी इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट्स भी हैं। इमेजिन द फॉलोइंग हैवी रेन फॉर अ फ्यू डेज देयर इज अ फ्लड इन अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और किसी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ जाती है, इफ़ इट इज़ नॉट टू सीवियर, अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है या बहुत सीरियसली हम इसको नहीं लेते हैं, तो द लोकल अथॉरिटी जो होती है वो मे बी एबल टू डील विद इट। जो लोकल अथॉरिटी होती है वो इससे डील करेगी। इफ़ इट इन्वॉल्व सीवियर टाउन्स, सेवरल टाउन्स, अगर ये अलग अलग शहरों में चली जाती है, विलेजेस में चली जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट विल स्टेप इन द सेंड रेस्क्यू टीम टू हेल्प अफेक्टेड पीपल। तो क्या करेगी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो उस टाइम पे क्या करेगी, रेस्क्यू टीम को वहाँ पर भेजेगी और लोगों को हेल्प करेगी। जैसे कि आपने उत्तराखंड में देखा होगा, उत्तराखंड में क्या होती है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट होती है वो रेस्क्यू की टीम भेजती है वहाँ पर, क्योंकि बादल बहुत फटते हैं, बाढ़ बहुत आ जाती है, बारिश बहुत होती है, पहाड़ खिसक जाते हैं, तो उसके लिए क्या करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। बट इफ़ इट इज़ अ मैसिव फ्लड अफेक्टेड वास्ट एरियाज, अगर सच में बाढ़ आ रही है और बहुत सारे एरियाज़ को वो अफेक्ट कर रही है, तो उस टाइम पे कौन वर्क करेगा, उस टाइम पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मे ऑल्सो कम टू हेल्प बाई सेंडिंग रिलीफ सप्लाई। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मदद करती है और मतलब रिलीफ भेजती है, आर्मी को भेजती है और हेल्प करती है। तो ये क्या हो गई, ये आपके 3 लेवल्स हो गए। अगर बहुत थोड़ा सा ही चीज़ है तो वहाँ का गवर्नमेंट वर्क करेगी, फिर स्टेट लेवल पे है तो, और फिर अगर ज़्यादा है तो नेशनल लेवल पे वर्क किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, मैनी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस हैव मोटोज इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ आर एंशिएंट टेक्स्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मोटो, गवर्नमेंट की जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका मोटो है, फॉर एग्जाम्पल इज सत्यमेव जयते। का क्या है, सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स द सुप्रीम कोर्ट्स मोटो। सुप्रीम कोर्ट का क्या मोटो है, या तो धर्मास्तो जय, और वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे की, द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड इन समरी अ जर्नल फ्रेमवर्क ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स 3 ऑर्गन्स एंड नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो ये क्या होते हैं, अगर हम समरी फ्रेमवर्क की करते हैं, तो जो मेन फंक्शन है गवर्नमेंट्स का 3 ऑर्गन्स का नेशनल और स्टेट लेवल पर, their details including the practice roles of the assembly, this will be studied in greater depth in the grade 7। जब आप क्लास 7th की पॉलिटी पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। लोकल गवर्नमेंट इज़ नॉट मेंशन हियर, वी विल लुक एट द मोर क्लोजली इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। और लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है वो आप नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में समझेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया आपका जुडिशरी, ये हमने 3 ऑर्गन जो देखे थे। जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया में वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट लेवल पे वो आपका होता है हाई कोर्ट। अगर आप लेजिस्लेचर की बात करते हैं, नेशनल लेवल पे होता है वो 2 हाउसेज होते हैं। हाउसेज क्या होते हैं, एक असेंबली होती है जहाँ पर कोई भी लॉ हो गया उसको डिस्कस करने के लिए या उसको पास करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसमें आता है आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और स्टेट लेवल पे होती है वो आपकी होती है विधानसभा, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव में अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड। तो ये क्या होते हैं, ये आपके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं जो कि गवर्नर के द्वारा लीड किया जाता है या चीफ मिनिस्टर के द्वारा एग्जीक्यूटिव हेड होता है। अगर हम फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव हेड की, तो उसमें एक सेंट्रल लेवल पर क्या क्या आती हैं, सेंट्रल लेवल पर आपका आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटर स्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज़, ठीक है। अगर आप स्टेट लेवल की बात करते हैं तो उसमें आपका आता है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर जो लॉ एंड ऑर्डर बनाती है उनको अडॉप्ट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। पब्लिक हेल्थ क्या हो गया, या आपका एजुकेशन का हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ये सब किसके अंडर आते हैं, ये आपके आते हैं स्टेट लेवल पे आते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन की आज की डेट में हम बात करते हैं वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। यहाँ पर इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इनको सीरियसली इनको किसी एक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इनकी कुछ कोटेशंस लिखी हुई हैं। अगर आप
इनकी ये मोटिवेशनल कोटेशंस भी पढ़ लेते हैं, वही आपके लिए एक बहुत एक तरीके से होता है कि इंस्पिरेशन है ये हर किसी के लिए। ये बहुत ही हम्बल फैमिली में बॉर्न हुए थे, रामेश्वरम में, तमिलनाडु में 1931 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ रिनोन्ड साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट भी हैं जिनको निकनेम दिया गया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्रूशल रोल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम में इन्होंने बहुत ही क्रूशल रोल निभाया था। मिसाइल प्रोग्राम हो गए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हो गई, तो एक साइंटिस्ट हैं तो मतलब इसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट। ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? 11 नंबर के ये प्रेसिडेंट थे, जिनका जो टाइम था, कार्यकाल था, वो था 2002 से लेके 2007 तक। डिस्पाइट इज हाई स्टेटस एंड ही रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द पीपल। ये बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड थे लोगों से, यूथ से, थ्रू दिस पैशन ऑफ फॉर गुड एजुकेशन एंड इनोवेशन। इनका पैशन क्या था? गुड एजुकेशन और इनोवेशन। ही इंस्पायर मिलियंस विद हिज ह्यूमैनिटी, डेडिकेशन टू सोशल कॉज एंड कमिटमेंट टू द नेशन। इन्होंने बहुत मिलियंस ऑफ लोगों को एक तरीके से कहते हैं ना इंस्पायर किया है। ही टायरलेसली इनकरेज यंग इंडियंस। इन्होंने यंग इंडियंस को इनकरेज किया है। ड्रीम बिग, कि बड़ा सपना देखो, वर्क हार्ड करो और अपने गोल को प्राप्त करो। डॉक्टर कलाम शोड दैट इवन दो हिज पोजीशन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज नॉमिनल, ही कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पैक्टेड काउंटलेस लाइफ। मतलब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनकी बहुत सारी ये जो यहाँ पर 5 इनकी कोटेशन लिखी हुई है, वन ऑफ द फेमस कहते हैं ना जिसे, ये वो है। जैसे कि अगर आप स्काई को देखते हैं, वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं। द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कॉन्स्प्राइजेज ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। मतलब ये उन्हीं के लिए काम करती है जो सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि इफ़ यू फेल, अगर आप फेल हो जाते हैं तो नेवर गिव अप, क्योंकि फेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और अगर एंड होता है, एंड इज़ नॉट एंड, इन फैक्ट एंड का मीनिंग क्या होता है? एफर्ट नेवर डाइज एंड इफ़ यू गेट नो इज द आंसर। तो नो का मीनिंग इन्होंने क्या बताया? इनका नो का इन्होंने मीनिंग बताया नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स बी पॉजिटिव। मतलब आप सोच सकते हैं कि पॉजिटिव रहने के लिए कितनी सारे, आप कहते हैं ना कि हम फेल हो गए, फेल नहीं हुए हैं आप, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपकी लर्निंग के लिए, आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट भी है। अब एंड है कि एंड नहीं है, जो आपका एफर्ट है वो कभी नहीं मरता है। अब इनकी नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। मतलब एक गोल बनाइए, उसको अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। ये नहीं है दिमाग में 10 गोल चल रहे हैं, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट इनकी आ जाती है, ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू कैन सी वाइल स्लीपिंग। सपने वो नहीं होते जो आप रात को सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। आपका ऐसा ड्रीम होना चाहिए। इफ़ यू 4 थिंग्स आर फॉलोड, अगर आप 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं, हैविंग अ ग्रेट एम, एक्वायरिंग नॉलेज, हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस, देन एनीथिंग कैन बी अचीव। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो कोई भी चीज़ अचीव करी जा सकती है। अब आपका यहाँ पर आ जाता है डेमोक्रेसी वाला पार्ट। डेमोक्रेसी, यू हैव मे नोटिस दैट वी अर्लियर मेंशन्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अगर हम आपने पहले भी नोटिस किया होगा कि हमने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करी है। दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये क्या है? ये एक तरीके का फाउंडेशन है, जैसे कि एक स्टोन होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो कि अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा इस पूरी दुनिया में, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। डेमोस मीनिंग होता है पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग होता है आपका रूल और पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। ये क्या होता है? रूल ऑफ द पीपल होता है। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? क्या आपको लगता है कि सभी लोग रूल कर पाते हैं? इट इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। इमेजिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट योर क्लास वांट टू ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल। सपोज आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर प्रिंसिपल अटेंशन दे, मतलब प्रिंसिपल तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्लासरूम, आपकी क्लास में कुछ गलत हुआ है, एंड विद द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकता है। परहैप्स यू वुड लाइक टू
प्रपोज आ सर्टेन डेट फॉर अ फील्ड ट्रिप, या आप फील्ड ट्रिप के लिए कोई डेट डिसाइड करना चाहते हैं। विल द एंटायर क्लास गो टू द प्रिंसिपल, क्या आपको लगता है कि पूरी क्लास प्रिंसिपल के पास जाएगी ये सारी बात करने के लिए? इट वुड क्लियरली नॉट बी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इन मैनी स्कूल्स में क्या होता है, क्लासेस हैव अ क्लास मॉनिटर, हर क्लास में क्लास मॉनिटर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो पूरी क्लास क्या करती है, उसके पास जाती है, वो फिर उस बात को लेके टीचर तक, प्रिंसिपल तक जाता है, ठीक है। इवन देयर इज नन, अगर कोई नहीं है तो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पज, अगर ऐसा कोई क्लास मॉनिटर या नहीं है तो सिर्फ इस पर्पज के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। इफ विल इनफ टू सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल तक जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, इट इज़ द सेम प्रिंसिपल एट द स्टेट और द नेशनल लेवल, इसी तरीके का सेम प्रिंसिपल होता है स्टेट लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर। थ्रू इलेक्शंस के थ्रू आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके चूज करते हैं, हु विल बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव असेंबली, कि जो एक रिस्पेक्टिव असेंबली है उसके मेंबर्स की जो इलेक्शन होते हैं उसको आप वोट करके चुनते हैं। दे आर जनरली कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, इनको एमएलएज कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो स्टेट लेवल पे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एमपी। एमपी क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एट द नेशनल लेवल ऑल दीज मेंबर्स डिस्कस लॉज, ये सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं लॉ को डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो आपका एमएलएज हो गए, ये होते हैं आपके एट द स्टेट लेवल पर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये होते हैं आपके नेशनल लेवल पर। हाँ, ऑल दीज मेंबर डिस्कस लॉज, ये सारे मेंबर लॉ को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं थ्रू डायलॉग्स एंड डिबेट्स के थ्रू। ट्राई टू कन्विंस ईच अदर वेन एवर देयर आर डिफरेंट ओपिनियन, अगर अलग अलग ओपिनियंस होते हैं तो एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, डिबेट करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इंडिया की क्या है, इंडिया की एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। विथ सम 970 मिलियन वोटर्स हैं 2024 में। इन प्रिंसिपल ऑल इंडियन सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18, मतलब क्या कहते हैं कि 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले जितने भी लोग हैं वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। इमेजिन दैट योर क्लास इज प्लानिंग टू गो अ पिकनिक, अगर आप इमेजिन करते हैं कि आप की जो क्लास है वो पिकनिक के लिए प्लान कर रही है, देयर आर 2 पॉसिबल प्लेसेस, और 2 पॉसिबल प्लेसेस हैं, आपने सपोज 2 प्लेसेस निकाले हैं, जैसे कोई जयपुर जाना चाहता है या दूसरा दिल्ली विजिट घूमना चाहता है, तो 2 प्लेसेस हैं और आपकी क्लास डिस्कस करती है, उसमें कुछ दिल्ली जाना चाहते हैं, कुछ जयपुर घूमना चाहते हैं, वो डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट, अवेलेबल, इन सब के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये डिसीजन कि भाई जयपुर जाना चाहिए, सपोज दिल्ली जाना चाहिए, तो आपकी टीचर डिसाइड करती है वोटिंग का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपकी टीचर क्या कर रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वोटिंग कराती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फेवर ऑफ प्लेस 1 रेज देयर हैंड्स, के जो प्लेस 1 जाना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज करें और जो प्लेस 2 जाना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज करें। तो डिसीजन बहुत इजी हो जाता है कि जिसके भी जो भी बच्चे ज़्यादा हैंड रेज करेंगे उसी जगह का जाना डिसाइड हो जाएगा। दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का केस होता है। दैट एवरी स्टूडेंट ओपिनियन वॉज टेकन टू फाइनलाइज द प्लेस, कि हर किसी एक स्टूडेंट का जो ओपिनियन है वो जगह को फाइनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द टर्म ग्रास रूट डेमोक्रेसी रिफर टू अ सिस्टम दैट इनेबल एंड इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। इसमें क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी में ही ये है कि हर सिटीजन को इनकरेज करता है पार्टिसिपेट करने के लिए। द बेस ऑफ द पिरामिड वी सॉ इन फिगर 10.4 ऑन पेज 115। In such a system, the citizen can have a say in decision which affects them, मतलब जो वो इस तरीके का जो डिसीजन सिटीजन्स जो लेते हैं वो सिस्टम को अफेक्ट करता है। वी विल स्टडी मोर फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स एंड ऑल्सो इन लेटर ग्रेड्स, मतलब इसके बारे में आप जो कमिंग चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे और जो क्लास 7th और क्लास 8th में और भी ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है वो एक बहुत फास्टली हम रिवाइज कर लेते हैं। नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बिना वर्क नहीं कर सकते। एक मॉडर्न गवर्नमेंट हो गई है, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विच नीड टू वर्क टुगेदर, जिनको साथ साथ काम करना ही ज़रूरी होता है। द इंडिया गवर्नमेंट फंक्शन एट 3 लेवल, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पर काम करती है, लोकल, स्टेट, सेंट्रल लेवल पर। और जो डेमोक्रेसी है इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क है इस सिस्टम की। इट फंक्शंस थ्रू इलेक्टेड
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोथ एट द स्टेट एंड द नेशनल लेवल, जो कि स्टेट लेवल पे भी होती है और नेशनल लेवल पर भी होती है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके जो 2 चैप्टर्स और आते हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसमें आप इसको और भी ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझेंगे, और जो कमिंग जो मैं चैप्टर कराऊंगी उसमें इस चैप्टर का रिवीजन भी कराऊंगी। तो इससे क्या होगा, ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।